जो है मैकेनिक्स का जो है कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। उसके पहले जो है हम लोग देख लेते हैं कि मेजरमेंट पब्लिक यूनिट हो चुका है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्केल्स भी हो चुका है। इस लेक्चर में हम लोग जो है मैकेनिक्स का जो है कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है ए सिंपल मशीन्स हेल्प ए पर्सन डूइंग। ए सिंपल मशीन्स जो होता है किसी पर्सन को हेल्प किस चीज़ में करता है। देखिए लेस वर्क, हाँ जी करता है, हो सकता है, लेकिन सेम अमाउंट और विद लेसर फोर्स, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। सेम अमाउंट ऑफ वर्क स्लोली, ये गलत है। मच फास्टर नहीं है, लेसर फोर्स के द्वारा होता है, तो आई थिंक हम लोग बी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन आंसर भी है। देखिए ये सिंपल मशीन का काम क्या करता है, डूइंग इन सेम अमाउंट ऑफ वर्क विथ लेस फोर्स होना चाहिए। ठीक, जैसे क्या है, पुल्ली हो गया, जैसे कोई आपका जो है एक वेल है, पहले जो होता था वहाँ पे एक पुल्ली टंगी होती थी। ठीक, तो उस पर से जो है थ्रेड के द्वारा जो है जो बकेट से पानी निकालते थे, तो ये क्या करता था, लेस फोर्स में जो है हमें क्या काम करता था, हमें काम को आसान करता था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। मेन इज स्टैंडिंग ऑन ए सेंसिटिव बैलेंस। ओके, कोई सेंसिटिव बैलेंस पे स्टैंडिंग है। इफ़ द इनहेल्स डीपली द रीडिंग ऑफ द बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन अनफेक्टेड हो, या में इंक्रीज डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द एटमॉस्फेयर प्रेशर। देखिए क्या होगा, जब इनहेल करेगा और पहला बैलेंस देखेंगे कैसा है, सेंसिटिव बैलेंस है। ठीक, और इनहेल करता है डीपली, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए द रीडिंग ऑफ द बैलेंस इंक्रीज, ऑब्वियसली पर्सन इनहेल डीपली 1 लीटर ऑफ जो एयर जो होता है, ठीक, इसका वेट जो होता है 1.225 ग्राम होता है। ठीक, और मैक्सिमल जो है 4.8 लीटर जो है ब्रीथ जो है लेगा, तो कितना हो जाएगा, 5.88 ग्राम। ठीक, तो सेंसिटिव इनबैलेंस पे जब भी कोई भी इंसान जो है इनहेल करता है डीपली, तो क्या हो जाएगा, उसका रीडिंग जो होगा इंक्रीज हो जाता है। चलिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखिए इनहेल्ड वेयर विल ऐड टू द मास ऑफ द मैन, जो मास जो होता है, एंड दज द हीच वेट कॉज ऑफ स्लाइटली, जो इसका मास होता है ना, जब इनहेल करता है तो इसका क्या होता है, उसका जो वेट होता है इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए वेक्टर और स्केलर के पहले कुछ ट्रिक देख लेते हैं। ठीक, एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। देखिए इसका ट्रिक सिंपल सा है ना, वेक्टर में जो होता है अगर हिंदी में उसको कन्वर्ट करेंगे तो इसमें जिसमें हुआ होता है तो 90% क्वेश्चन आपका जो वो क्या हो जाता है, वेक्टर होता है। ठीक, बाकी बहुत सारे इसके लॉजिक हैं कि लेकिन सब में अप्लाई नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है कि जिसमें वो आता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है। ठीक, और कुछ इसमें एक्सेप्शन है, जैसे भार हो गया, बल हो गया, ये भी वेक्टर के अंदर आता है। और स्केलर में कुछ जो है एक्सेप्शनल है, जैसे धारा, जैसे एम्पियर हो गया, और दाब जैसे प्रेशर, ये जो है स्केलर के अंतर्गत आता है। ठीक, तो वेक्टर का सीधे क्या है, आइडेंटिफाई जिसमें वो है। चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं क्या ये मेरा लॉजिक सही है या गलत है। देखिए कह रहा है कि विच फ्लोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब स्केलर होना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सा वेक्टर। वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेग। ठीक है, वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, वो आ रहा है, तो ये क्या है, वेक्टर है, लेकिन हमें पूछा वेक्टर नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। वॉल्यूम, ठीक, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में जो क्या होता है, विस्थापन, तो इसमें भी वो आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। बल, बल क्या है, विस्थापन है, ये एक्सेप्शनल है, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन नॉट पूछा है तो ये सब रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें नॉट पूछा है तो ये हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम का होता है आयतन। ठीक, तो इसको क्या हो जाएगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए देखते हैं, तो ये मेरा जो लॉजिक है वो करेक्ट हो गया, लेकिन क्या साइंटिफिक तरीका है। देखिए साइंटिफिक तरीका ये है कि द स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी दैट हैज ओनली द गॉट मैग्नीट्यूड। स्केलर के पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, बट नॉट डायरेक्शंस। लेकिन वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शंस भी होता है। ठीक है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी वाइल द वॉल्यूम इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक, ये जो है साइंटिफिक तरीका, लेकिन जो है स्केलर जो क्वांटिटी है इसमें सिर्फ जो है ओनली मैग्नीट्यूड है। ठीक, और वेक्टर क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है।
तो इसे मैं अप्लाई नहीं कर सकते हैं एग्जाम में। जो है स्पीड में करने के लिए ये आपको ये लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, इट्स द फ्लोइंग इज नॉट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी ही पूछ दिया। देखिए टाइम का होता है समय, ठीक है, टाइम का क्या हो गया, समय हो गया। स्पीड का क्या हो गया, चाल हो गया, इसमें भी वह नहीं आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, ठीक, इसमें आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चुटकी में उड़ा दीजिएगा, कुछ नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सा है जो है स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें मतलब वह नहीं आए, ठीक। तो प्रेशर, प्रेशर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जो एक्सेप्शनल है। प्रेशर का मतलब होता है, देखिए, दाब, ठीक। बाकी देख लेते हैं, ये क्या है, फोर्स है, बार है, ये तो हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी है, इसमें भी वो आ रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन है, त्वरण वो आ रहा है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपका कौन सा हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी में, सिर्फ जो है प्रेशर, तो ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी पूछ रहा है जिसमें मतलब क्या है, वह आए, ठीक। तो इसमें देख लें मोमेंटम, मोमेंटम में संवेग है, इसमें वो आ गया तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। प्रेशर हमें भी देखे हैं, ये एक्सेप्शनल है स्केलर क्वांटिटी का। वर्क, वर्क का मतलब होता है कार्य, ठीक। एनर्जी मतलब ऊर्जा, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक। और प्रेशर जो है हमें पता है स्केलर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम, मोमेंटम का क्या है, वो आ रहा है संवेग, तो ये होगा, ठीक। चलिए और अप्लाई करके देखते हैं सेवन्थ क्वेश्चन में, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ द मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। देखिए मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक। तो इसमें से अगर मास निकालेंगे, एक्चुअली मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक। तो इसमें से क्या बोल रहा है आपको, रेशियो मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, तो ऑब्वियसली मास आएगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक। क्योंकि मोमेंटम बराबर जो होता ही है, ठीक, मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब आपको क्या बोल रहा है, मोमेंटम पूछ रहा है और वेलोसिटी, तो इधर से वेलोसिटी चला जाए तो क्या बचेगा, मास बचेगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ, फोर्स किसका है, फोर्स जो होता है एम इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, ये नहीं होगा, वेलोसिटी नहीं होता है, मास एंड एक्सीलरेशन, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9th देखते हैं, इफ the number representing volume and surface area of the cube are equal then the length of the each of the cube in the terms of unit measurement will be, क्या होगा, क्या कह रहा है, देखिए the number represent volume and surface area of the cube are equal, तो वॉल्यूम देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर इसका अगर लेंथ L मान लेते हैं तो L की हो जाएगा, ठीक। और कह रहा है सरफेस वॉल्यूम हो गया ये, और सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया जो हो जाएगा इसका, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6L², ठीक। ये क्या होता है सरफेस एरिया, ठीक है। देखिए कैसे मैंने निकाला कि 6L² होता है, देखिए एक ये एरिया हो गया, ठीक है, और एक जो है नीचे वाला एक एरिया 2 हो गया, ठीक। ये आगे वाला 2 हो गया, इस तरह भी समझ सकते हैं, इस तरह जो है, एक मिनट, ठीक। ये एक ये वाला, देखिए एक ये आ गया, एक ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, एक अपर 6, ठीक। ये टोटल जो है 6 हैं, और एक का हमें पता है कि वॉल्यूम है, तो अगर एरिया क्या होता है एक का L², तो 6 का 6 पार्ट है तो 6 इंटू L² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6L²। अब क्या पूछ रहा है, क्या है, दोनों इक्वल है, मतलब कि L³ इज इक्वल टू 6L² है, तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट विल बी, ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब कि रेशियो पूछ रहा है, तो आपको क्या बोल जाएगा, L की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो L की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये जो है
2 से जो है 2 कट जाएगा तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है कि एनर्जी को नहीं क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। ऑप्शन सी होगा। सॉरी एक कुड नॉट नहीं, कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक, ये जो है नाइदर होता है यहाँ पे। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका देखिए क्या रूल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स क्या करता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुड नॉट, गलती मत कीजिएगा, जैसे मेरे से गलती हो गया है, ये कैन नाइदर होगा। ठीक है, एंड ओनली कैन बी ट्रांसफर या ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक, नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक, बट ओनली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसमें, वन फॉर्म टू अनदर। द एनर्जी ऑफ द विंड क्या होता है, एनर्जी ऑफ विंड इज क्या होता है, पोटेंशियल काइनेटिक क्या होता है, सिर्फ क्या होता है आपका काइनेटिक होता है, मतलब कि हाफ एम बी स्क्वायर। ऑप्शन बी देखते हैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल मूविंग थिंग्स हैव द काइनेटिक एनर्जी। ठीक, जितने भी मूविंग थिंग्स है उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी प्रोसेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द मोशन या मोमेंटम। मोमेंटम या मोशन के जो होते हैं एनर्जी प्रोसेस करते हैं। वाइंड एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इन मोशन होता है। ठीक, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। ठीक, जो विंड जो होता है ना, जो जो विंड यहाँ पे होता है, ये क्या करता है, ये कन्वर्टेड किस में करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो विंड एनर्जी से चलता है। 12 देखते हैं, विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विंड पावर में क्या होता है, किस फॉर्म का एनर्जी कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑब्वियसली जो होता है विंड में जो है आपका कौन सा होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। ठीक, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विंड टरबाइन कन्वर्ट क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इनटू द मैकेनिकल पावर में। जो टरबाइन जो होता है, ठीक, ये क्या करता है, ये जो काइनेटिक एनर्जी को जो होता है कन्वर्ट करता है किसमें, मैकेनिकल पावर में। ठीक, और उसके बाद क्या करता है, एक जनरेटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल पावर को इनटू इलेक्ट्रिसिटी में, और इसमें एक जनरेटर अटैच होता है, उससे क्या करता है, वो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिसिटी में आगे जो है जनरेटर कन्वर्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में क्या दिया है, दो लिस्ट दिया हुआ है, एक एनर्जी कन्वर्जन है और एक डिवाइस है, उसको मिलाना है। हीट टू इलेक्ट्रिक, कुछ कोड भी देख लेते हैं। ठीक है, हीट टू इलेक्ट्रिक तो कौन सोचता है सिर्फ सोलर सेल ही है, नहीं, हीट टू इलेक्ट्रिक है, हाँ जी, तो ये सोलर सेल होगा, ए का जो है चौथा होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक टू साउंड तो कौन कर सकता है, लाउड स्पीकर, तो बी का तीसरा है, जी हाँ। मास टू हीट ऑब्वियसली जो है उसमें जो यूरेनियम होता है, ठीक, वो क्या होता है, मास होता है, उसमें जो है जब उस पर विस्फोट किया जाता है तो न्यूक्लियर उसमें जो एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, तो ये भी सही है। और देख लेते हैं, केमिकल टू हीट एंड लाइट, ओके, तो डी का क्या हो जाएगा, फ्यूल कंबशन। ठीक है, कार ब्रेकिंग किसी में नहीं है, तो ऑप्शन जो है बी होना चाहिए। जी हाँ सही है। देखिए हीट टू इलेक्ट्रिक क्या करता है, सोलर सेल में करता है। इलेक्ट्रिक टू साउंड लाउड स्पीकर में करता है। मास टू हीट क्या करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में करता है। और केमिकल टू हीट एंड लाइट करता है, फ्यूल कंबशन में करता है। अब देखिए 14 क्वेश्चन करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉन एज, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जो है लॉ ऑफ इनर्शिया भी जाता है, तो ऑप्शन बी होगा। तो अदर लॉ देख लेते हैं। सेकेंड लॉ क्या करता है, एक्सीलरेशन से जो होता है नेट फोर्स जो एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट होता है, और मास क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, F बराबर एम का इसमें जो है सेकेंड लॉ में होता है। थर्ड लॉ में क्या होता है, थर्ड लॉ को जो है एक्शन रिएक्शंस होता है। मान लीजिए किसी सरफेस इस पर जितना अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो बॉडी सरफेस, ये जो वॉल है, ये जो है रिएक्ट करेगा 5 न्यूटन का ही, इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शंस लॉ। और देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ मोशन को जो होता है लॉ ऑफ इनर्शिया ही कहते हैं। ठीक है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया, और एक्शन रिएक्शंस पर न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15।
As a train starts moving, the head of the passenger sitting inside lean backward because of inertia of rest. inertia of rest के चलते होता है, ऑप्शन ए। देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये देख लेते हैं। देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है कभी कभी लॉ ऑफ इनर्शिया को जो है कहा जाता है, ठीक। देखिए विच स्टेट दैट देन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट इन एंड इन मोशन रिमेन इन मोशन। मतलब क्या है, कोई वस्तु अगर रेस्ट पे है तो ये रेस्ट में रहेगी, और जब कोई ये जो है ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन कर रही है तो मोशन में ही ये रहेगी, ठीक। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कह रहा है। अब आगे देखते हैं, अनलेस एक्टेड अपॉन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स। ये तब तक होता है जब तक कि कोई जो है एक्सटर्नल फोर्स इस पर ना लगाया जाए, ठीक। अब कंडीशन ट्रेन वाले का है, ट्रेन सडनली स्टार्ट द पैसेंजर टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। पैसेंजर पे जो है कोई है पैसेंजर, ये क्या है, बैकवर्ड फॉल होता है। इसका रीजन्स क्या है, द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विच इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रेन बिगिन टू मूव while the upper part of the body tends to maintain its positions due to inertia of rest, as a result upper part tends to fall off backward। देखिए जो लोअर पार्ट होता है बॉडी का, मान लीजिए कोई पर्सन है, ये क्या है, इसका जो है ये क्या करना स्टार्ट मूव करने लगता है जैसे मूव करता है, लेकिन जो ये पार्ट है ये क्या करना चाहता है, ये देखिए आपका मेंटेन करना चाहता है पोजीशन को क्या करना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है, जिसके चलते ये बंदा जो है ये बैक में जब ट्रेन स्टार्ट होता है तो क्या होता है, बेंड हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, स्टैटिक साइंस इज एसोसिएटेड विथ। स्टैटिक साइंस क्या होता है, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, द सिचुएशन ऑफ रेस्ट जो होता है, तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। देखिए स्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, देखिए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स एसोसिएटेड विथ सिचुएशन ऑफ रेस्ट, जो सिचुएशन ऑफ रेस्ट से एसोसिएटेड होता है। 17 क्वेश्चन देखते हैं, एक असर्शन दिया एक रीजन दिया हुआ है। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए कम्प्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस कैन प्रोपेल हिमसेल्फ बाय व्हिस्टलिंग। मतलब क्या है, कम्प्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, ठीक है, एक जो है कम्प्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक, इस पर एक बंदा खड़ा हुआ है और ये जो है प्रोपेल कर रहा है हिमसेल्फ बाय व्हिस्टलिंग। मतलब ये जब सीटी बजा रहा है तो ये जो हो रहा है प्रोपेल हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम इट्स मोमेंटम कैन नॉट चेंज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए ए और दोनों ट्रू है, ऑब्वियसली सी है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेंगे सिस्टम पे, इसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशंस फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शंस होता है, ठीक। लेकिन जैसे ही व्हिस्टलिंग करता है एक मेन यूजेज क्या करता है, अपना ब्रेथ को करता है और प्रोपेलेंट करता है, और प्रोपेल क्या किस तरह, प्रोपेल हिमसेल्फ अपने को प्रोपेल कर, जबकि मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट मास और मोशन। जबकि मोमेंटम किस चीज़ का प्रॉपर्टी होता है, मास और मोशन ऑब्जेक्ट का होता है। हेंस व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट इट मोमेंटम कैन नॉट चेंज। मतलब जब जब तक मूविंग ऑब्जेक्ट अप्लाइड फोर्स नहीं करेंगे तो इसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। स्टेटमेंट ए और करेक्ट है, बल्कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 18 क्वेश्चन देते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड। क्यों, एक आइस पे है उस पर जो है वॉक करना डिफिकल्ट है रोड पे, क्योंकि फ्रिक्शंस का रीजन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, आइस इज हार्डर देन रोड, रॉन्ग। देखिए आइस हैज़, ऑप्शन डी होना चाहिए, जी हाँ, आइस हैज़ लेसर फ्रिक्शन होता है देन रोड से, ठीक है, इसीलिए जो है आइस पे जो है वॉक करना डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू रोड पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन विच कैन बी द ड्रॉन फ्रॉम इट, चूज द करेक्ट कंक्लूजन्स, ठीक है। इन स्टार्टिंग ए लोडेड कार्ट ऑन हैज टू पुश हार्डर देन कीप इट मूविंग। मतलब कोई एक जो है कार्ट है, ठीक, इसको जो ये रेस्ट में रहता है, ठीक, इसको जब ये इसको पुश करना जो है थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन जब ये चलने लगता है, ठीक, तो इसमें पुश करना इजी होता है। इसके पीछे का रीजन क्या बताइए, तो देखिए इसके पीछे का रीजन ये है, क्या है, लेस फ्रिक्शन लगता है जब ये जो होता है स्टैटिक में रहता है। तो इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक। देखिए क्या बोल रहा है, द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट होल्ड्स एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेस ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शंस, ओके।
देन that slow down a moving object. Okay, once you start object moving, frictions decrease from the static friction holding object in place. Next question देखते हैं 20. For every actions there is an equal and opposite reactions. The law was given by obviously Newton. ये थर्ड लॉ बोल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21. कह रहा है ए मैन जंप एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए स्टेशनरी बोट. देखिए एक जो है स्टेशनरी बोट है, ठीक है, स्टेशनरी एक बोट है, ठीक. एक मैन है, इस पे से जंप करता है कितना स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए स्टेशनरी बोट एंड द बोट मूव ऑफ विद द स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड. तो ये बोट जो होता है, एक सेकेंड, ये जो बोट होता है ये आगे मूव कर जाता है कितना वेलोसिटी से, 0.5 मीटर पर सेकेंड से. तो ये बोल रहा है हाउ मेनी टाइम्स इज द मास ऑफ द बोट ग्रेटर देन द दैट ऑफ मैन. तो देखिए इसमें क्या होता है, मोमेंटम लगेगा और इसमें मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा. तो इसमें हो जाएगा m मेन का मास इंटू बोट का माइनस बोट का मास और वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें जो है मेन का मास कितना है नहीं पता हमें, क्योंकि वही तो पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ द बोट ग्रेटर देन, तो हमें पता नहीं है और वही निकालना है. तो m हो गया, लेकिन वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड और ये इक्वल हो जाएगा जब इस साइड जाएगा तो. ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, b बोट का मास और वेलोसिटी 0.5. ठीक है, तो मास ऑफ मैन अपॉन बोट का कितना आ जाएगा. अब हमें पूछा क्या, हाउ मेनी टाइम्स इज द मास ऑफ द बोट ग्रेटर देन द बोट ऑफ द मैन. ठीक है, तो हमें क्या निकालेंगे हम, b अपॉन m. तो कितना आ जाएगा, b इधर जाएगा m इधर जाएगा. ठीक है, तो आ जाएगा आपका 5 अपॉन 0.5 दैट इज 5 अपॉन 5 इंटू 10. 5 से कट जाएगा इक्वल टू 10. तो कितना टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा. तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा. ठीक, तो ऑप्शन आपका डी आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए ए ट्रक, ए कार, ए मोटरसाइकिल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी. इफ इक्वल स्टॉपिंग फोर्स आर अप्लाइड एंड दे स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जेड रिस्पेक्टली, देन क्या होगा. ठीक है, एक ट्रक है, कार है और मोटरसाइकिल है, इसके पास इक्वल काइनेटिक. देखिए जब इक्वल काइनेटिक एनर्जी होता है और इक्वल स्टॉपिंग फोर्स करेंगे तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता है. तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा. देखिए इसमें क्या है, इफ ऑब्जेक्ट हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी और इक्वल स्टॉपिंग फोर्स अप्लाइड दे वुड स्टॉप एट द सेम डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू एच. 23 देखते हैं. द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडी ऑफ द सेम मास इज इक्वल टू 4:9. द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी विल भी क्या होगा. देखिए काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी देखते हैं तो हाफ mv² है और k2 जो है दूसरी चीज़ का बॉडी का है, टू बॉडी ऑफ सेम मास, लेकिन सेकेंड बॉडी का हाफ mv². m से m कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा और v1 अपॉन v2 का रेशियो इक्वल टू 4/9 दिया हुआ है. तो v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर कितना है, 4/9. तो v1 इंटू v2 का रेशियो क्या आ जाएगा, √4/2, जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2/3, जो आपका आंसर बी आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24. साइकिल कार यूज बॉल बियरिंग बिकॉज. देखिए साइकिल और कार जो है बॉल बियरिंग क्यों यूज करता है. देखिए पहला है इसका जो रीजन, इसका इफेक्टिव एरिया जो कांटेक्ट होता है बिटवीन द व्हील एंड एक्सल रिड्यूस हो जाएगा. इसीलिए जो होता है साइकिल एंड कार जो है बॉल बियरिंग यूज करता है. क्यों, इफेक्टिव एरिया ऑफ कांटेक्ट ठीक बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज रिड्यूस होता है. देखिए द पर्पस ऑफ द बॉल बियरिंग इज रिड्यूस द रोटेशनल फ्रिक्शन एंड सपोर्ट रेडियल एक्सल लोड्स ड्यू टू द बॉल बियरिंग. इफेक्टिव एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज रिड्यूस, हेंस द फ्रिक्शन फोर्स इज रिड्यूस हो जाता है. 25 देखते हैं.
ए पर्सन इज सिटिंग इन ए कार विच इज एट रेस्ट, ठीक। द रिएक्शंस फ्रॉम द रोड एट ईच ऑफ द फोर व्हील ऑफ द कार इज आर, ठीक। व्हेन द कार रन्स ऑन द स्ट्रेट लेवल रोड हाउ विल द रिएक्शंस एट द आइदर ऑफ द फ्रंट विल वेरी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी लेस देन द आर। देखिए एक कार है, मान लीजिए एक कार है ये, ठीक। इस पे जो है फोर व्हील लगा हुआ है, ठीक। और इस पे क्या कह रहा है, इसमें एक पर्सन सीट हुआ है, ठीक। और कह रहा है क्या, वो क्या है, कार रेस्ट में है। द रिएक्शंस फ्रॉम रोड एट ईच ऑफ फोर व्हील, क्या है, ईच फोर व्हील पे क्या है, रिएक्शन क्या है, आर है, चारों पे, ठीक। तो क्या कह रहा है, हाउ विल द रिएक्शंस एट आइदर ऑफ द फ्रंट विल वेरी, लेसर देन होगा, विल बी लेस देन आर। जो फ्रंट व्हील पे जो स्ट्रेट लाइन लगेगा क्या करेगा, लेसर दे, तो ऑप्शन बी होना चाहिए। देखिए इसका लॉजिक क्या है, डायनेमिक फ्रिक्शंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू एडेशन रिएक्शन एंड लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। जो डायनेमिक फ्रिक्शंस जो होता है वो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से जो होता है लेस होता है हमेशा। अब आगे देखते हैं 26। An oil tanker is partially filled with oil and move forward on a level road with uniform acceleration. The free surface of the oil क्या हो जाएगा, इंक्लाइन करेगा हॉरिजॉन्टल विथ लार्ज डेप्थ, ठीक। मान लीजिए एक टैंकर है, ठीक, ऑयल भरा हुआ है, ये पार्शली फिल्ड विथ ऑयल एंड मूव फॉरवर्ड ए लेवल रोड। जब ये मूव किया तो इंक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। कैसे इंक्लाइन होगा, ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा। इस लार्ज डेप्थ, कितना है, लार्ज डेप्थ, ऑप्शन सी होना चाहिए। पैराबोलिक नहीं बनेगा इसमें। 27 देखते हैं। ए फोर व्हील व्हीकल मूविंग इन ए शार्प सर्कुलर पाथ, ठीक है। शार्प सर्कुलर पाथ है एक, ठीक। इस पे जो है एक फोर व्हीलर जो है मूव कर रहा है, ठीक, किसे, एट हाई स्पीड पे। तो क्या होगा इसमें कंडीशन, पहला ओवरटर्न अबाउट इट आउटर व्हील, ओवरटर्न अबाउट इट इनर व्हील, स्कीड आउटवर्ड एंड स्कीड इनवर्ड। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका ए होगा, ए एंड थर्ड। मतलब क्या होगा, ओवरटर्न होगा अबाउट इट आउटर व्हील्स, आउटर जो व्हील्स होगा वो ओवरटर्न करेगा, लेकिन जो जो क्या होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको क्या करेगा, अंदर खींचेगा। तो इसको क्या करेगा, ये इसको स्कीड आउटवर्ड, ठीक। देख लेते हैं। देखिए इफ फोर व्हीलर इज मूविंग फास्टर देन द रिलेटिव स्पीड, ठीक, देन इट इज स्कीड आउटवर्ड। अगर रिलेटिव स्पीड से जो है ये फास्टर मूविंग फास्ट हो रहा है उसके कंपेयर में, ये आउटवर्ड स्कीड करेगा। लेकिन उसमें से में एक काम आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, जो प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को, और जो कार को क्या करेगा, कर पाथ पे लाई करते रहेगा। लेकिन ऑन सर्कुलर पाथ इफ द आउटर पोर्शन ऑफ द रोड इज नॉट रेज, अगर उसका जो है आउटर पार्ट जो है अगर रेज नहीं है तो क्या होगा, द व्हीकल विल स्कीड आउटवर्ड। तो उस केस में क्या, स्कीड आउटवर्ड एंड विल ओवरटर्न अबाउट इट आउटर व्हील, ठीक। इसमें क्या होना चाहिए, ऑन शार्प सर्कुलर पाथ पे आउटर पोर्शन क्या होना चाहिए, अगर रोड रेज होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो ये क्या होगा, स्कीड आउटवर्ड कर जाएगा। इस पाथ से जो है व्हीकल जब जा रहा है तो स्कीड आउटवर्ड कर लेगा। 28 देखते हैं। ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल विथ then the rolls on a level ground after covering a short distance the ball become to rest, the ball slow to stop because, देखिए क्या कह रहा है, एक बॉल है, एक बॉलर फेंका यहाँ पे, ठीक। जब ये हिट किया इस बॉल को तो ये बॉल क्या करेगा, जब जाएगा ग्राउंड पे तो इस पे अपोजिट एक फोर्स लगेगा, ठीक। तो देखते हैं क्या है ऑप्शन, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ, द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। तो ये जो देखो स्लो डाउन का रीजन क्या होगा, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। आई थिंक सी होना चाहिए, तभी तो रुक जाएगा। आगे देखते हैं
व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर द फाइंडिंग द एक्सीलरेशन? देखिए v बराबर u प्लस ए टी होता है। अब a निकालना है तो v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। 30 देखते हैं, द वर्किंग प्रिंसिपल वॉशिंग मशीन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल पे काम करता है, ऑप्शन ए। देखिए वर्किंग प्रिंसिपल वॉशिंग मशीन बेस्ड ऑन द सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक विच इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेपरेट पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू द साइज, शेप, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ द मीडिया एंड द रोलर स्पीड। मतलब जो भी वॉशिंग मशीन जो होता है इसमें जो अंदर जो होता है वो किस पे काम करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। द सेपरेशन ऑफ द क्रीम फ्रॉम मिल्क इज चर्निंग इज ड्यू टू किसके कारण होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। तो एक वॉशिंग मशीन का हो गया और क्रीम को निकालना ये हो गया, ये दोनों का इंपॉर्टेंट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में जो है मोशन अंडर ग्रेविटी देखते हैं। थैंक यू।